ओके, तो कल हमने यहाँ तक स्टडी कर लिया था कि ग्राउंड वाटर का जो ओवर एक्सप्लोइटेशन हो रही है वाटर की, उसके क्या कॉजेज होते हैं और उसको क्या सॉल्यूशन किए जा सकते हैं। आज हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक्स है वो हमारा स्टार्ट होगा, इसी चैप्टर का है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वाटर कैलामिटीज। ठीक है, वाटर कैलामिटीज क्या होती हैं बेसिकली। तो ये अगर वाटर कैलामिटीज को अगर हम एक टर्म दें तो ये है क्या। इसका मतलब है कि एक तरह की रेंज ऑफ डिसास्टर्स और एनी इमरजेंसीज रिलेटेड टू वाटर। कोई भी डिसास्टर्स हो रहे हैं, कोई इमरजेंसी आ रही है रिलेटेड टू द वाटर दैट कैन हैव डेवास्टेटिंग इफेक्ट्स ऑन द कम्युनिटीज ना, और इकोसिस्टम और एनी इकोनॉमी, उसको बोला जाता है वाटर कैलेमिटीज। ठीक है। और रेंज ऑफ में जिसके अंदर कोई भी चीज ऐसी कोई भी अ, ऐसा कोई भी इवेंट, ऐसी कोई भी सिचुएशन, ठीक है, कोई भी ऐसा डिसास्टर, कोई इमरजेंसी जो हो रही है जिसकी वजह से कोई डेवेस्टेटिंग, बहुत ज्यादा भयानक, जिसको हम बोल सकते हैं कि ऐसी कोई चीज हो रही है जिसके इतने बुरे इफेक्ट हो रहे हैं हमारी कम्युनिटीज के ऊपर, इकोनॉमी के ऊपर, इकोसिस्टम के ऊपर, तो वो है वाटर कैलेमिटीज। ठीक है। तो दीज जो ये जो कैलेमिटीज होती है, दे फॉल इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज। इसकी दो कैटेगरीज होती हैं बेसिकली, जो ज्यादा इंपॉर्टेंट मानी जाती हैं। एक तो हमारे पास है वाटर स्कार्सिटी, एक हो सकता है वाटर एक्सेस। अब दोनों ही एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। वाटर स्कार्सिटी क्या हो सकती है? वाटर स्कार्सिटी है, देखो, कमी है, या तो पानी की बहुत ज्यादा कमी हो जाना। वाटर एक्सेस, पानी का ओवर हो जाना। दोनों में ही क्या है हमारे लिए मुश्किल है। पानी की कमी हो जाएगी तो ऑब्वियस सी बात है, लाइफ रहेगी नहीं। पानी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, रिवर्स का फ्लो जो है बहुत बढ़ गया, फ्लड आ गए, तो भी उसमें भी जो है लाइफ का लॉस है। ठीक है। तो दोनों ही सिचुएशन है। वाटर कैलेमिटीज समझ में लग गया, इसकी दो तरीके, ये दो तरीके की होती है वाटर कैलेमिटीज, स्कार्सिटी एंड वाटर एक्सेस, राइट। वाटर स्कार्सिटी की जो कैलामिटीज होती हैं, ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा आता है? पहले ड्रॉट्स आ गए, ठीक है, जो जिसको बोल देते हैं ना सूखा पड़ जाना एक तरह का, तो वो बोल जाते हैं दिस इज द प्रोलॉन्ग्ड पीरियड्स ऑफ इनसफिशिएंट रेनफॉल कैन लीड टू ड्रॉट्स ना। ठीक है। तो ये आ सकते हैं आपके पास, ये कि हाँ, जहाँ पानी एक लंबे टाइम से पानी ना, तो बारिश हो रही है वहां पे और पानी है ही नहीं है, तो वहां के लोगों क्या होगा कि वाटर का लेवल जो है वो बहुत कम जाएगा। तो रिड्यूसिंग वाटर अवेलेबिलिटी फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री। पानी रहेगा ही नहीं तो आप लोग बेसिक जो नेसेसिटीज है वो कैसे आप कंप्लीट करोगे। इसकी वजह से और क्या हो सकता है? क्रॉप के फेलियर हो सकते हैं। देखो, पानी नहीं मिलेगा क्रॉप्स को तो वो उनकी प्रोडक्टिविटी कहाँ से होगी, फूड की शॉर्टेज हो जाएगी, इकोनॉमी जो है वो भी आपकी लो चली जाएगी। तो हर जगह इसका लॉस ही लॉस होगा। डिप्लीशन ऑफ एक्वाफर्स ना, तो ओवर एक्सप्लोइटेशन हो सकती है किसकी? ग्राउंड वाटर रिसोर्सेज की, दैट कैन लीड टू द डिप्लीशन ऑफ एक्वाफर्स, रिजल्टिंग इन वाटर शॉर्टेज फॉर द कम्युनिटीज, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज। तो ये सारा कुछ जो भी आ रहा है ये वाटर स्कैर्सिटी के अंदर आ रहा है। वाटर स्कैर्सिटी मतलब कि पानी का कम हो जाना। तो ये किसी भी तरीके से हो सकता है, कोई भी डेजर्टिफिकेशन हो सकती है, प्रोसेस जहाँ पे कोई फर्टाइल लैंड जो है बिकम, देखो, एक ऐसा आपके पास लैंड है, ऐसी जमीन है जहाँ पे फसल की बहुत अच्छी प्रोडक्टिविटी हो रही है, फसलें बहुत अच्छी हो रही हैं, क्रॉप्स बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन सडनली वहां पे जब पानी नहीं आएगा, पानी की एक बूंदी नहीं मिलेगी, तो वो जो लैंड होगा वो क्या बन जाएगा? वो तो रेगिस्तान की तरह बन जाएगा ना। तो ये भी एक अनदर, मतलब, टॉपिक ऑफ कंसर्न है, ठीक है, जो दैट पीपल हैव टू कंसीडर, राइट। तो इसकी वजह से क्या होएगा? इट एग्जेजरबेट्स द वाटर स्कार्सिटी, जो इम्पैक्ट्स ऑन द एग्रीकल्चर एंड द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है। तो ये मुश्किलों को और ज्यादा बढ़ा देती हैं। तो एग्रीकल्चर बायोडाइवर्सिटी के ऊपर जो प्रॉब्लम है उसकी वो और ज्यादा बढ़ जाती है। अब सैलिनाइजेशन हो सकता है। इसके अंदर क्या हो सकता है? ओवर एक्सट्रैक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर। जब जो ग्राउंड वाटर होता है, ठीक है, इन कोस्टल एरियाज इट कैन लीड टू द इंट्रूजन ऑफ सॉल्ट वाटर इनटू फ्रेश वाटर एक्वर्स। ठीक है। तो इसके अंदर क्या हो सकता है? देखो, अगर ग्राउंड वाटर जो है उसको ओवर एक्सप्लॉइट किया जाए, ओवर एक्सट्रैक्ट करना उनको, मतलब ज्यादा यूसेज के लिए उस पानी को निकालना, ठीक है, तो ये एक अनदर प्रॉब्लम आ सकती है। तो
मतलब ये भी, इसको हम बोल देंगे कि ये भी एक वाटर स्कार्सिटी के अंदर ही आता है। ये भी आपका जो कंसर्न है वाटर स्कार्सिटी के अंदर ही आएगा, क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल भी डाउन हो जाएगा अगर उसको ओवर एक्सट्रैक्ट किया जाए, अगर उसको बहुत ज्यादा बार बार यूज किया जाएगा। उसके बिना और क्या हो सकता है, वाटर पोल्यूशन भी हो सकता है। वाटर पोल्यूशन कैसे होएगा, हमने पहले भी पढ़ा था कि वाटर पोल्यूशन क्या हो रहा है, कंटेमिनेशन जो हो रही है। जो कंटेमिनेशन हो रही है, जो ऐसे केमिकल्स, कोई ऐसी वेस्टेज, किसी भी तरह का पॉल्यूटेंट्स आप बोल सकते हो। अगर हम इसके अंदर एग्जांपल्स लें, जैसे हमने हमने कल या परसों पढ़ा था कि जो हमारे पास ये जो इंडस्ट्रीज हैं, जो मिल्स हैं, जो बड़े लेवल के ऊपर प्रोडक्शन करती हैं, बिजनेस करती हैं, जैसे पेपर जहाँ पे बनता है वो मिल ले लो, तो उनका जो वेस्टेज होता है, जो उसको वो लोग कई बार रिवर्स में, मतलब उसको प्रॉपरली डिस्पोज नहीं किया जाता ना, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, रिवर्स का, लेक्स का जो पानी है वो गंदा हो जाता है, जिसको हम बोलते हैं कंटामिनेटेड वाटर ना। तो डिफरेंट साइड सॉर्ट्स ऑफ केमिकल्स जो है वो भी पानी के अंदर एंटर होते हैं, तो वो पानी जो है दैट इज नॉट एबल टू यूज, हम उसको यूज नहीं कर सकते, दैट इज नॉट एबल टू ड्रिंक, हम उसको पी नहीं सकते। तो वो भी एक वो, अगर अगर अच्छा, कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे लोगों के पास पानी है ही नहीं, तो मतलब उनकी मजबूरी, उनके लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है कि उनको ये पानी, ऐसा पानी, गंदा पानी पीना पड़ता है। तो उससे क्या होता है, हेल्थ इश्यूज होते हैं। ठीक है, वाटर की जो अवेलेबिलिटी है, वाटर अवेलेबिलिटी जो है वो कम हो जाती है, लिमिटेड पानी मिलना। हम लोगों को तो चलो फिर भी टचवुड अगर हम बात करें, हमें तो पानी मिल रहा है ना डेली, हमारे पास अनलिमिटेड पानी है। हाँ, इसलिए हमें पता नहीं चलता, लेकिन जहाँ पे स्कार्सिटी की प्रॉब्लम है वहां पे जाके देखो, वहां पे बहुत प्रॉब्लम है। सो दीज ऑल आर दी डिफरेंट सॉर्ट्स ऑफ वाटर स्कार्सिटी के जो है कैलामिटीज है। ठीक है, और इसके बिना दूसरा हमारे पास क्या है, अगर हम एक्सेस की बात करें, एक्सेस किसी भी चीज का वो बुरा है। ठीक है, किसी भी चीज का हद से ज्यादा बढ़ जाना, तो वो हमेशा ही इट कैन लीड टू दी नेगेटिव इफेक्ट्स, नेगेटिव रिजल्ट्स, राइट। अब जो वाटर की एक्सेस की जो कैलेमिटीज हैं वो किसके अंदर आ, देखो फ्लड आ जाना, फ्लड आ जाना। लास्ट ईयर फ्लड्स आ गए थे है ना पंजाब में, बारिश जब ओवर, अगर बारिश आप 10 दिन भी बारिश अगर कॉन्टिन्यूसली पड़े ना, तो पानी किस हद तक जमा हो जाता है वी नो। एक दिन बारिश हो जाए लुधियाना में, कितने प्रॉब्लम आ जाती है। तो अगर फ्लड्स आ जाएं, ऐसी कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई स्टॉर्मी वेदर हो, ठीक है, स्नो, एक्सेसिव रेनफॉल, बहुत ज्यादा बारिश होना, कोई स्टॉर्म आ गया, कोई स्नो मेल्ट जो हो जाती है, इट कैन, तो ये जो पानी होता है, ये जो पानी होता है एक्सेसिव, रिवर्स और लेक्स का जो होता है उसके अंदर ओवरफ्लो हो जाता है। मतलब उनके उनके अंदर पानी का जो लेवल है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, लाइफ का बहुत बड़ा लॉस, लाइफ का भी छोड़, लाइफ का भी होता है, उसके साथ साथ प्रॉपर्टी का, इंफ्रास्ट्रक्चर का भी होता है। पानी, फ्लड जब आते हैं लोगों के घरों के घर बह जाते हैं, तो ये एक एक्सेसिव है। स्टॉर्म सर्ज हो सकता है, हाई विंड्स जो आती हैं, लो प्रेशर फ्रॉम द ट्रॉपिकल स्टॉर्म्स, ह्यूरिकेन्स आते हैं, आपने देखा भी होगा ह्यूरिकेन्स जो होते हैं वो जो गोल गोल से घूमते हैं। तो ये ऐसी चीजें होती हैं, तो ये ऐसे स्टॉर्म आ जाने, तूफानी जब वो जिसको बोलते हैं आंधी तूफान आते हैं, तो उसके टाइम पे भी बहुत ज्यादा अगर बात करें डैमेज होता है, बहुत बड़े बड़े लॉस होते हैं बहुत सारी कंट्रीज में, तो ये भी एक बहुत सेवियर कंडीशन है। ठीक है, फ्लैश फ्लड्स हो गए, रैपिड एंड इंटेंस रेनफॉल, बहुत ज्यादा और होना, तो ऑफन इन द माउंटेनियस एरिया जो होते हैं, इट कैन लीड टू द सडन और शॉर्ट टर्म फ्लडिंग, ये भी फ्लडिंग का रीजन बनता है। सुनामीज जो होती हैं, ठीक है, अंडर वाटर अर्थक्वेक्स जो होते हैं, वॉल्केनिक एरप्शंस जो होती हैं, लैंडस्लाइड्स जो होती हैं, ये एक तरह का ओवरफ्लो होता है जिसको हम एक्सेस कैलामिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो ये अगर आपको 10 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है कई बार, डिफाइन वाटर कैलेमिटीज और हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैलेमिटीज आते हैं, वाटर कैलेमिटीज आते हैं। तो एक स्कार्सिटी की हो सकती है आपके पास, और एक एक्सेस की हो सकती है। ठीक है, तो इन दोनों को आप डिफाइन कर सकते हो।
हैवी रेनफॉल और लैंडस्लाइड जो हमने पढ़ा है ये इसके अंदर आ सकता है। अच्छा, कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर क्या होता है? कॉन्फ्लिक्ट्स क्या होते हैं जनरली अगर हम बात करें, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है? कोई बता सकते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ्लिक्ट? जो लोग वर्किंग है उनको ज्यादा पता होगा। किसी को भी नहीं पता कि मीनिंग कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या होता है? दो लोगों में अगर कोई कहा सुनी हो जाए, कोई मनमुटाव हो जाए, कोई छोटी मोटी बहस आर्ग्यूमेंट्स हो जाए ना, तो उसको कॉन्फ्लिक्ट्स बोल देते हैं। दो लोगों का एक तरह का टकराव, तो वो आपका कॉन्फ्लिक्ट्स में आ जाता है अगर हम बात करें। तो कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर का मतलब क्या है? दे आर द डिस्प्यूट्स दैट अराइज ड्यू टू कंपटीशन फॉर दिस एसेंशियल रिसोर्स। वाटर, कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर, कंपटीशन हो रहा है इस एक जो वाटर है कि इसके लिए डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, ये लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं। अगर आपने कई बार वीडियोस देखी होंगी ना, कुछ ऐसे एरियाज की वीडियोस देखो जहाँ पे वाटर की मतलब पानी की एक बूंद नहीं मिलती लोगों को, वहां पे लड़ाइयाँ झगड़े होते हैं, डिस्प्यूट्स होते हैं पानी के लिए, पीने के लिए। तो कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर, तो वो बोला है इन्होंने कि कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर दे क्या है, वो है क्या? डिस्प्यूट्स, लड़ाइयाँ झगड़े विवाद जो होते हैं, जो इसके कंपटीशन की वजह से होते हैं। अगर जो, क्योंकि जो हम बात करें, जो वाटर है आपका बहुत ही इसेंशियल रिसोर्स है। गिव मी 1 सेकेंड प्लीज। ओके, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके, हमने कहा कहाँ पे थे? हमारा टॉपिक ही कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर वाटर ना। तो ये डिस्प्यूट्स हो जाते हैं जब पानी की कमी हो जाती है, तो लोग लड़ाइयाँ झगड़े करते हैं। वी नो दैट वाटर जो है एक तरह का बहुत इसेंशियल रिसोर्स है, ठीक है, बेस है वो हमारी लाइफ का। इट इज क्रूशियल फॉर ड्रिंकिंग, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, मेंटेनिंग इकोसिस्टम, ठीक है। कोई भी अगर इसको अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, ठीक है, और कहीं पे इसकी डिमांड बढ़ती है, तो वहां पे क्या होते हैं? कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं डिफरेंट लेवल्स के ऊपर। अच्छा, अब हम बात करें अगर टाइप्स ऑफ वाटर के कॉन्फ्लिक्ट्स किस कहाँ पे हो सकते हैं, किस टाइप के हो सकते हैं, है ना। तो लोकल कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, डिस्प्यूट बिटवीन कम्युनिटीज या बिटवीन एग्रीकल्चर और कोई भी अर्बन यूजर्स विद द रीजन और वाटर शेड ओवर द वाटर एलोकेशन एंड द मैनेजमेंट ना। डिफरेंट कम्युनिटीज के अंदर भी हो सकता है, जो हम बोल सकते हैं सोसाइटीज में भी हो सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है, तो ये लोकल कॉन्फ्लिक्ट्स बोला जाता है। नेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स बड़े लेवल पे आ जाएंगे, जहां पे कंट्रीज, जो कॉन्फ्लिक्ट इसका लेवल बढ़ जाता है, जो कंट्रीज के बीच में कोई आपका कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, उसको हम बोल देंगे कि नेशनल कॉन्फ्लिक्ट है। बिटवीन डिफरेंट स्टेट्स और प्रोविंसेस हो सकता है, अदर ना, ओवर द वाटर रिसोर्सेज, पानी नहीं मिल रहा, इस कंट्री को पानी नहीं मिला, उस कंट्री को पानी नहीं मिला, या लोगों को लगे कि हमें अनइवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। अगर हम बहुत कैजुअल लैंग्वेज में बोले, अगर मैं आप लोगों को, लेट सपोज आपको मेरे से कोई रिसोर्स चाहिए, मैं एक बंदे को रिसोर्स दे दूं, दूसरे को ना दूं, तो दूसरे को नाराजगी हो जाएगी। तो ये एक तरह के डिस्प्यूट्स हो जाते हैं, वो कहा सुनी हो जाती है। बंदा बोलता है कि हमें क्लास नहीं दी गई, उनको क्लास दे दी, हमें कम टाइम दिया, उनको ज्यादा टाइम दे दिया। तो सिमिलरली अगर छोटे लेवल पे या बड़े लेवल पे वाटर जो है अगर मिले ना, या फिर किसी को ज्यादा मिल जाए, किसी को कम मिल जाए, किसी को ना ही मिले, तो ये डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। ये लोकल बेस पे भी हो सकते हैं, लोकल बिहाफ पे भी हो सकते हैं, नेशनल बिहाफ पे भी हो सकते हैं, ठीक है। ट्रांस बाउंड्री कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, जो कि कंट्रीज शेयरिंग द इंटरनेशनल रिवर्स, कुछ ऐसी कंट्रीज होती हैं जो एक रिवर को शेयर कर रही हूँ, लेक्स को शेयर कर रही हूँ,
ठीक है। तो वो वहां पे क्या हो सकता है, वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, इंटर स्टेट कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ठीक है, बिटवीन द नेबरिंग कंट्रीज ओवर वाटर रिसोर्सेज क्रॉस, जो नेशनल बॉर्डर्स के भी यहाँ पे आ सकता है, कोई जियो पोलिटिकल या इकोनॉमिक स्टेक्स के ऊपर आ सकता है, तो ये इंटर स्टेट्स कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं। इंट्रा स्टेट भी हो सकते हैं, जहाँ पे डिस्प्यूट विद इन द स्टेट्स हो या रीजन्स हो, ठीक है। मतलब ये डिपेंड करता है लोकेशंस के बिहाफ पे कि हाउ हाउ मेनी सॉर्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स आर देयर, लोकल, नेशनल, इंटरनेशनल, स्टेट या इंट्रा स्टेट। तो ये आपके पास डिफरेंट साइड्स ऑफ जो हैं, आपके पास टाइप्स ऑफ वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। ये भी आपको 10 मार्क्स में आ सकता है, आपको सिर्फ इनका मीनिंग समझना है, ये किस किस तरह के हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स क्या होती हैं, हाँ आपकी ना एक बुक क्या, आप मैंने पहले डेली बोलती हूँ कि अपनी बुक्स को जरूर फॉलो करो, उसके अंदर कुछ टॉपिक्स गिवन है, इसके अंदर उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हैं, एग्जाम्पल्स ऑफ वाटर कॉन्फ्लिक्ट्स, कुछ ना केस स्टडीज दे रखी हैं उन्होंने नोट के बिहाफ पे, जो केस स्टडीज है उनके अंदर उन्होंने कुछ एग्जाम्पल्स दी हैं। ये एक नील रिवर की जो एग्जाम्पल दी है, इंडस रिवर की दी है, ठीक है, कोलोराडो रिवर की दी हुई है, तो इनके उन्होंने बताया हुआ है कि हाँ ये अगर कोई हुआ था तो कब हुआ था, किनके बीच में हुआ था। तो ये उन्होंने कुछ केस स्टडीज दे रखी हैं जिनकी एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे मेंशन की हैं, ठीक है। इन्होंने यहाँ पर नील रिवर का जो था वो किनके बीच में हुआ था, इन्होंने बोला ना लाइक इजिप्ट और सूडान जो था, ठीक है, हिस्टोरिकली इनके बीच में डिस्प्यूट हुआ था ओवर द एलोकेशन ऑफ नील्स वाटर्स, ठीक है, जो नील रिवर का वाटर था उसको लेके जो कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे, इसका एक केस स्टडी दे रखी है। एक इंडस रिवर की दी है, इंडिया एंड पाकिस्तान हैव हैड अ लॉन्ग स्टैंडिंग कॉन्फ्लिक्ट्स ओवर द इंडस रिवर, ठीक है। तो ये एक दी है इंडस रिवर की जो कॉन्फ्लिक्ट था, ठीक है। और कोलोराडो जो रिवर था इसका भी हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स लाइक कैलिफोर्निया का था, या इन तीन कंट्रीज के बीच में था, मतलब वाटर की एलोकेशन को लेके जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, ठीक है। तो ये इन्होंने एग्जांपल्स दिए हैं, तो यू शुड नो कि ये एग्जांपल्स आपकी बुक में हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज क्या थे, मैंने ना स्टार्टिंग में ही दिए थे, एनर्जी रिसोर्सेज का बताया था मैंने, हाउ मेनी सॉर्ट्स ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज आते हैं ना। तो एनर्जी क्या होती है, एनर्जी रिसोर्सेज क्या हो सकते हैं, जहां से एनर्जी डिराइव की जाए, ठीक है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज, ठीक है, फ्रॉम द इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन टू ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस। तो एनर्जी जो है प्रोड्यूस कहाँ पे हो रही है, आगे फर्दर उसको उसको कैसे ड्राइव किया जा रहा है, कहाँ से ड्राइव किया जा रहा है, किस पर्पज के लिए ड्राइव किया जा रहा है, तो वो रिसोर्सेस। तो हमने बोला था हमारे पास दो तरह के एनर्जी रिसोर्सेज होते हैं, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। रिन्यूएबल मैंने उस दिन भी बताया था, रिन्यूएबल कौन से होते हैं, रिन्यूएबल आपको बताया गया था, रिन्यूएबल कौन से होते हैं, कौन से बताए थे मैंने, रिन्यूएबल रिसोर्सेज कौन से होते हैं, कौन बताएगा, किसने बताया था मुझे उस दिन भी, गुनगुन आपने बताया था या प्रज्ञा ने, किसने बताया था। मैंने ना रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज है क्लास में करवाए हुए हैं, ये आप लोगों की असाइनमेंट है, कल आपको पता हो कि व्हाट इज रिन्यूएबल एंड द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। पुराने चैप्टर्स अगर आपको याद होंगे ओनली देन वी कैन गो विद दी नेक्स्ट। तो ये आपको पता हो, मैं इनके टाइप्स करवा देती हूँ, इसके अंदर सोलर एनर्जी आ जाती है, ठीक है, विंड एनर्जी आती है, हाइड्रो पावर आता है। ये आप लोगों की ना कल की असाइनमेंट है, ये मैं नहीं करवाऊंगी, ये कल के लिए आप लोगों की असाइनमेंट है, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल जो रिसोर्सेज हैं वो आप लोग के असाइनमेंट है, कल आप लोगों को पता हो, चाहे आप रिटर्न में दो चाहे आप ऑरली दो, ये डिपेंड है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अच्छा, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, उन्होंने बोला है ग्रोइंग एनर्जी नीड्स। ग्रोइंग एनर्जी नीड्स मतलब एनर्जी की जरूरत के लिए, इसकी जो जरूरत है वो बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही हैं, ठीक है। सो दे आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इंक्रीजिंग ग्लोबल पॉपुलेशन। पहली बात तो पॉपुलेशन बढ़ रही है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो रही है, जो लाइफ स्टाइल का जो स्टैंडर्ड है वो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से ऑब्वियस सी बात है, देखो जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी, हम लोग ग्रो करेंगे, हमारी नीड्स भी बढ़ती जाएंगी। सो सिमिलरली एनर्जी की जो नीड है वो भी बढ़ रही है, तो एक तरह का ये चैलेंज भी हो सकता है ना। तो किस तरह के चैलेंज हो सकते हैं, कौन से इसके साथ चैलेंज एसोसिएटेड विद देम, कौन से, हाउ मेनी सॉर्ट्स ऑफ चैलेंजेस आर देयर। अगर पहली बात तो फैक्टर्स ड्राइविंग ग्रोइंग एनर्जी नीड्स, कौन सी चीजें हैं जो इसका रीजन बन रही हैं जिसकी वजह से मतलब एनर्जी की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, जरूरतें बढ़ रही हैं। पहली बात तो पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ रही है, ग्लोबल पॉपुलेशन कंट्रीज जो हैं
वो पॉपुलेशन बढ़ रही है, सो ऑब्वियसली बात है कि डिमांड बढ़ेगी ही बढ़ेगी। जितने ज्यादा लोग होंगे उतने ही रिसोर्सेज की जरूरत बढ़ती बढ़ती है। अगर मैं बोलूँ मेरे पास 10 बच्चे हैं, 10 कैंडिडेट्स मेरे पास पढ़ने के लिए आ रहे हैं, मुझे 10 सिस्टम चाहिए, ठीक है। अगर मेरे पास 100 कैंडिडेट्स पढ़ने आ जाएंगे तो मुझे 100 सिस्टम चाहिए होंगे। तो ये तो बड़ा कॉमन फैक्टर है कि पॉपुलेशन ग्रोथ के साथ इसकी नीड बढ़ेगी बढ़ेगी। इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी हो सकती है। इमर्जिंग इकोनॉमी, डेवलपिंग कंट्रीज, दे आर एक्सपीरियंसिंग रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन। जैसे डेवलपमेंट होती है ना कंट्रीज की, तो ऑब्वियसली तब भी नीड बढ़ती है डेवलपमेंट। अब आपने अपना बिजनेस स्टार्ट किया किसी पर्सन ने, ठीक है। आपने पहले आपके पास एक रूम का सेटअप था, फिर आपने ग्रो कर लिया, अब आपके पास 4 रूम का सेटअप होगा, ठीक है। अब आपको पहले एक रूम के अंदर ही इलेक्ट्रिसिटी चाहिए थी, अब आपके 4 रूम बन गए हैं तो उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी, तो ऑब्वियस सी बात है वो नीड्स बढ़ती हैं। सो जैसे ही जो कंट्रीज हैं वो जब डेवलप करती हैं तो उनकी नीड्स बढ़ती बढ़ती है, ठीक है। और उनको हर एक चीज की जरूरत पड़ती है। जैसे अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ रही है तो ऑब्वियस सी बात है हायर एनर्जी कंजम्पशन होगी। किस चीज के लिए? मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, ठीक है। एनर्जी की नीड्स बढ़ती हैं। और राइजिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जो लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो रेज हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, वो मतलब लाइफस्टाइल जो है वो इम्प्रूव हो रहा है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। उसके अंदर क्या होता है? मॉडर्न अप्लायंसेस। मॉडर्न अप्लायंसेस, आप लोग सिस्टम यूज कर रहे हो, हम लोग सिस्टम यूज करते हैं, हमारे किचन के अंदर अप्लायंसेस यूज होते हैं। तो हर एक चीज के लिए देखो एनर्जी की, इसकी इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत बढ़ रही है, तो एनर्जी चाहिए ही चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो अब जैसे अगर हम बात करें, आज से आप 50, 60, 70, 100 ईयर्स पहले की बात करो, 1 सेंचुरी पहले की बात करो, पहले लिविंग स्टैंडर्ड बड़ा सिंपल होता था। उस टाइम पे एसीज की इतनी जरूरत नहीं पड़ती थी, घरों में फैन ही बड़ी मुश्किल से होते थे, ठीक है। अब जैसे जैसे पॉपुलेशन ग्रो कर रही है, मॉडर्नाइजेशन बढ़ रही है, लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो इम्प्रूव हो गया है, घर घर में एसी है। अब जितना देखो एसीज बढ़ रहे हैं, एनर्जी की जो नीड है वो बढ़ रही है। आप कभी भी चेक कर लो, समर्स के अंदर ये जो होता है फैन कूलर्स, ये कितना लो चलते हैं क्योंकि लोड बढ़ जाता है। हर घर में, हर ऑफिस में एसीज चल रहे हैं। तो उसके ये सारे किसकी वजह से हो रहा है? ये फैक्टर्स हैं। ये डिमांड क्यों बढ़ रही है? टेक्नोलॉजिकली जो एडवांसमेंट्स हैं, टेक्नोलॉजी भी बढ़ रही है, ठीक है। डेटा सेंटर्स में, कम्युनिकेशन नेटवर्क में, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये जो बढ़ रहे हैं इसकी वजह से भी एनर्जी की जो नीड है वो बढ़ती है। अर्बनाइजेशन है, अर्बन एरियाज दे ड्राइव डिमांड फॉर एनर्जी, इंफ्रास्ट्रक्चर, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, रेजिडेंशियल यूज के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन हमने पढ़ लिया। तो ये जैसे जैसे ये चीजें की डेवलपमेंट होगी, ये स्टैंडर्ड आगे बढ़ते जाएंगे, तो इन सब चीजों का क्या होता जाएगा? एनर्जी की जो जरूरत है वो बढ़ती जाएगी। अब चैलेंज, कौन से चैलेंज हो सकते हैं इसके साथ रिलेटेड? देखो डिमांड बढ़ रही है, ठीक है, तो डिमांड बढ़ रही है, ऑब्वियस सी बात है जो रिसोर्सेज होंगे उनकी जरूरत बढ़ रही है और उनकी कंजम्पशन ज्यादा हो रही है, तो चीजों की कमी होती जाएगी, ठीक है। तो कमी होएगी तो प्रोडक्शन ज्यादा होएगी होएगी, प्रोडक्शन ज्यादा होएगी तो प्रोडक्शन के लिए आपको रिसोर्सेज आगे फर्दर चाहिए चाहिए। तो रिसोर्स डिप्लीशन ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। इंक्रीज्ड एनर्जी कंजम्पशन जो है पर्टिकुलरली फ्रॉम नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, इट लीड्स टू द डिप्लीशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स एंड अदर फाइनाइट रिसोर्सेज। पॉपुलेशन, लेट सपोज अगर हम एक एग्जांपल ले, पॉपुलेशन बढ़ रही है आजकल के टाइम में ना, पॉपुलेशन में क्या है? अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हर एक पर्सन जो है पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को वो कम इंपॉर्टेंस देते हैं। हर कोई चाहता है कि हमारे पास अपनी पर्सनल व्हीकल हो हमारा, चाहे बाइक है, चाहे आपके पास स्कूटर है, चाहे आप लोगों के पास अपनी पर्सनल कार है। एक एक घर में कई बार दो दो तीन तीन गाड़ियां हैं ना, पर्सनल कार्स जो हैं। तो अब अगर उनको वो कार्स को भी तो आगे फर्दर कंजम्पशन चाहिए, अगर वो कंज्यूम करेंगे, वो फ्यूल मिलेगा उनको, पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, तो तभी वो चलेंगी, ठीक है। अब जितनी ज्यादा रिसोर्सेज हैं उतनी कंजम्पशन चाहिए, तो जितनी कंजम्पशन होगी उतने ही रिसोर्सेज जो है वो कम होते जाएंगे। उसको बोलते हैं रिसोर्स डिप्लीशन। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट हो रहा है, देखो एनवायरमेंटल इम्पैक्ट कैसे हो रहा है? अब इतनी इतनी ज्यादा पॉपुलेशन बढ़ रही है, पॉपुलेशन के हिसाब से अगर बात करें, इतने पर्सनल व्हीकल्स बढ़ रहे हैं, उतना फॉसिल फ्यूल जो है वो कोल, ये जो सारा कुछ पेट्रोलियम, ये सब कुछ यूज हो रहा है इतने बड़े लेवल पे। मतलब पर्सनल व्हीकल्स जो हैं वो यूज किए जा रहे हैं। अब एक हम बात करें, इंटरनेशनल टूरिज्म भी बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो एयरलाइंस है उनके अंदर भी डेवलपमेंट हुई है। तो जितनी कंजम्पशन हो रही है इन फ्यूल्स वगैरह की, उतनी ही
हीट जो है, हीट भी इमिट होती है, उतनी ही हजार्डियस जो गैसेस हैं वो भी इमिट होती हैं, जो कि हमारे एनवायरनमेंट को क्या करती हैं, खराब करती हैं। सो इसकी वजह से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन, एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। एयर पॉल्यूशन पॉल्यूशन बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है एनवायरमेंटल डिग्रेड होगा। इट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू क्लाइमेट चेंज एंड हेल्थ प्रॉब्लम्स। हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज तो आते ही आते हैं जब हमारा एनवायरनमेंट जो है वो अफेक्ट हो रहा है, तो क्लाइमेट चेंज भी होते हैं। अगर पुराने टाइम की बात करो ना, अगर आप चेक करो, अगर डेटा उठा के देखो, रिपोर्ट्स चेक करोगे, तो जो पहले बहुत साल पहले जो होते थे, 10-20 साल पहले की बात देखो, उस टाइम पे वेदर कंडीशंस फिर भी थोड़ी ठीक थी, अच्छी थी। उस टाइम पे विंटर्स में बहुत ज्यादा फॉग होती थी। अब अगर हम बात करें, अब इतना फॉगी वेदर नहीं देखा जाता। क्यों नहीं देखा जाता? क्योंकि अब ट्रैफिक ही बहुत ज्यादा है। आप अगर ऐसे एरियाज में जाओ ना जहाँ पे ग्रीनरी बहुत ज्यादा है, आप वहां पे देखना कि विंटर्स में कितनी फॉग होती है। आप अगर आप सिटीज में आके देखो, यहाँ पे शहर के बीचों बीच आके देखो, तो यहाँ पे फॉग बहुत कम होती है, ड्यू टू द इंक्रीज्ड पॉपुलेशन एंड द इंक्रीज्ड ट्रैफिक। तो ये हेल्थ प्रॉब्लम्स तो होती ही होती हैं। लेकिन ये भी होता, अगर आप कोविड का डाटा उठा के देखोगे ना, तो कोविड के अंदर, कोविड के टाइम पे जब कर्फ्यू लगा हुआ था, सब लोग घरों में रह रहे थे, उस टाइम पे पॉल्यूशन जो था बहुत बड़े लेवल पे वो कम हो गया था, क्योंकि लोग घरों से बाहर नहीं जा रहे थे, पेट्रोलियम ही नहीं यूज हो रहा था, व्हीकल्स नहीं यूज हो रहे थे, तो गैसेस जो थी वो मिट नहीं हो रही थी, हमारा एनवायरनमेंट जो था वो बहुत क्लीन हो गया था। अच्छा, एनर्जी सिक्योरिटी। Reliance on fossil fuels, imported energy, so it can lead to the vulnerability of energy supply, geopolitical tension, price volatility। तो हाँ, ये हो सकता है। बहुत ज्यादा ओवर रिलायंस होगी तो इसके अंदर प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं, एनर्जी की सप्लाई की प्रॉब्लम आ सकती है, तो जियो पोलिटिकल टेंशन क्रिएट हो सकती हैं। जब सप्लाई नहीं प्रॉपरली होगी, प्राइस को लेके प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो ये सारे चैलेंजेस हैं इसके साथ रिलेटेड। इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रेन हो सकता है, ग्रोइंग एनर्जी नीड जो होती है, इट कैन स्ट्रेन एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, लीडिंग टू इश्यूज सच एज पावर आउटेजेस, ग्रिड इंस्टेबिलिटी, नीड फॉर सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट इन द न्यू इंफ्रास्ट्रक्चर। ये प्रॉब्लम्स तो, ये बड़ी कॉमन सी प्रॉब्लम है, हमें पता है ये सारी चीजें होंगी होंगी। अगर नीड बढ़ रही है तो जो एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब भी हो सकता है, उसके ऊपर बर्डन बढ़ सकता है, तो इसकी वजह से क्या होगा, प्रॉब्लम्स ही क्रिएट होंगी। इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी, इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको नई इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। इकोनॉमिक कॉस्ट जो है वो बढ़ जाती है। राइजिंग एनर्जी प्राइसेस, द कॉस्ट ऑफ ट्रांजिशनिंग टू क्लीनर टेक्नोलॉजीज कैन हैव इकोनॉमिक इम्पैक्ट, सो पर्टिकुलरली ऑन द लोअर इनकम हाउस होल्ड। होता है ना, पेट्रोल, लेट सपोज एक एग्जांपल ले लो, पेट्रोल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, तो एक जो नॉर्मल इंसान है, जो एक बहुत हैंडसम सैलरी नहीं ले रहा, तो उसको कितनी प्रॉब्लम आती है, किसी भी चीज का प्राइस बढ़ता है। तो नॉर्मल जो हाउस होल्ड के, जो मिडिल क्लास फैमिलीज होते, दे हैव टू सफर, राइट। क्लाइमेट चेंज हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फॉसिल फ्यूल्स एक्सर्बिट क्लाइमेट चेंज लीडिंग टू एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स या अदर एनवायरमेंटल इम्पैक्ट्स। हमारा जो मौसम है, जो सीजन्स है ना, ये चेंज हो रहे हैं, क्लाइमेट चेंज, ग्लोबल वार्मिंग। ये ग्लोबल वार्मिंग जो है, इसका रूट कॉज यही है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड, अर्बनाइजेशन। इसकी वजह से ये सारा कुछ, सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारे पास आ रही हैं, ठीक है। मैं आप लोगों को लिंक दोबारा शेयर करने जा रही हूँ, फिर हमारा नेक्स्ट टॉपिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। मीटिंग 9 मिनट्स में एंड हो जाएगी, इट विल डिस्टर्ब आवर लिंक। आई एम गोइंग टू शेयर द लिंक अगेन, प्लीज ज्वाइन।